जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज के प्री सिक्योर सीरीज में जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स के एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। आज मई 6 2025 के जो रेलेवेंट करंट अफेयर्स हैं, अपकमिंग एग्जामिनेशंस, अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में जो इंपॉर्टेंट है वो एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के। टॉपिक्स जो आज होगा हमारे प्री सिक्योर का, एक है विजिंगम पोर्ट, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है, इसकी अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। उसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम, यहाँ पे हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम, कौन सी मिनिस्ट्री इस स्कीम को इंप्लीमेंट करती है, क्या ग्रीन हाइड्रोजन होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। इसके अलावा ब्लू हाइड्रोजन क्या है, ग्रे हाइड्रोजन क्या है, वो भी देखेंगे एमसीक्यू के हेल्प से। देन इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। इंडो पैसिफिक रीजन, ये जो रीजन है इंडो पैसिफिक रीजन, इंडियन ओशन का रीजन और पैसिफिक ओशन वाले जो रीजन्स हैं, यहाँ पर मैरीटाइम सिक्योरिटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, उससे रिलेटेड हमारा ये टॉपिक रहेगा। देन सिप्री का रिपोर्ट डिफेंस एक्सपेंडिचर को लेकर, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप। एंटीबायोटिक्स का जो इंक्रीजिंग यूज हो रहा है उसको लेकर डब्ल्यूएचओ के या बाकी जो नेशन, बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके क्या कंसर्न है, क्या रिपोर्ट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक आपका है विजिंगम पोर्ट के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट विजिंगम पोर्ट इन केरला। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है द विजिंगम पोर्ट इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड ट्रांसशिपमेंट एंड सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट डेवलप्ड अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब पीपीपी मॉडल। अब एक स्टेटमेंट में बहुत सारी चीजें सीखने लायक हैं कि क्या यह सच में फर्स्ट डेडिकेटेड ट्रांसशिपमेंट मॉडल है, पोर्ट है। अब ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है, तो ये सारी चीजें देखनी है। सेकेंड स्टेटमेंट उसके और फीचर को लेकर कि पोर्ट का जो अपना नेचुरल डेप्थ है, मिनिमल लेटरल ड्रिफ्ट है, वो भी पोर्ट के फ्लेक्सिबिलिटी को, पोर्ट के यूज को, फंक्शनेबिलिटी को इंक्रीज करता है। एंड थर्ड स्टेटमेंट, इट फीचर्स इंडियाज फर्स्ट एआई पावर्ड वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम विच इज डेवलप्ड बाय आईआईटी मद्रास। अब ये तीनों सही है या नहीं है, और बाकी डिटेल्स के लिए हम एनालिसिस में आते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने केरला के चीफ मिनिस्टर और केरला के ऑनरेबल गवर्नर के प्रेजेंस में, ही इज अ रिनाउंड बिजनेसमैन मिस्टर अडानी, मिस्टर गौतम अडानी, इन सब ने मिलकर इनॉग्रेट किया है विजिंगम पोर्ट को। सो दैट्स वाई ये न्यूज में था और काफी इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड हमारा एमसीक्यू। तो पहला जो स्टेटमेंट था कि इट इज द फर्स्ट डेडिकेटेड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, दैट इज कंप्लीटली करेक्ट, एक कंप्लीट करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि इसके अलावा इंडिया में और भी कई पोर्ट्स हैं। ऐसा नहीं कि ये पहला पोर्ट है, पोर्ट तो हमारे पास और कई हैं, लेकिन उन पोर्ट में ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी नहीं अवेलेबल होती थी। ये पहला ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी अवेलेबल करवाने वाला पोर्ट है। अब ये ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी क्या होती है, तो वो देखो, हमने तुम्हारे लिए यहाँ क्लियरली एक्सप्लेन करके रखा है कि एक ऐसा पोर्ट वेयर कार्गो इज ट्रांसफर्ड, इस हाईलाइटेड पार्ट पे ध्यान दो, बोल्ड वाले पार्ट पर, where cargo is transferred from one vessel to another, from one ship to another, transshipment। मतलब सपोज कि सऊदी अरेबिया से कोई कार्गो आ रहा था और वो कार्गो को अब कंप्लीटली ट्रेवल करके सपोज उसे जाना है कहाँ, रसिया जाना है। अब इतने लॉन्ग जर्नी के लिए अगर सिर्फ एक ही वेसल से, मतलब एक ही शिप से ट्रेवल किया जाएगा ना, तो कॉस्ट काफी हो जाता है। सो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी अगर अवेलेबल है, अगर यहाँ तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम विजिंगम पोर्ट केरला में अगर अवेलेबल है हमारा, तो सऊदी अरेबिया से आने वाली शिप पहले यहाँ पे क्या करेगी, अपने कार्गो को दूसरे एक शिप में डाल देगी, और फिर नेक्स्ट शिप यहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगा, रसिया तक। ऐसे कई ट्रांसशिपमेंट पोर्ट अवेलेबल हैं वर्ल्ड के डेवलप्ड नेशंस के पास, या फिर उन नेशंस के पास जो कि मैरीटाइम ट्रेड लार्ज प्रोपोर्शन में करते हैं। एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम बिकमिंग सक्सेसफुल इन इंडिया। ये इंडिया में पहली बार पॉसिबल हो पाया है, सक्सेसफुल हो रहा है। दैट्स वाई इंडिया के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। अब ये ट्रांसशिपमेंट वर्ड भी तुम्हारे लिए क्लियर हो गया, और इंडिया का पहला ऐसा डेडिकेटेड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, ये चीज भी याद रखेंगे हम। ऑल्सो दिस इज ऑल्सो सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट। सेमी ऑटोमेटेड वर्ड लिखा है, ये सेमी वर्ड को नहीं भूल जाना है। सेमी ऑटोमेटेड, कंप्लीटली ऑटोमेटेड नहीं है। यहाँ पे एआई का यूज करके या बाकी ऑटोमेटेड क्रेन सिस्टम का यूज करके काफी हद तक ऑटोमेशन लाया गया है, बट सेमी ऑटोमेटेड है। इस चीज पे एग्जामिनेशन में ध्यान देना, इट इज नॉट फुल्ली ऑटोमेटेड, सेमी ऑटोमेटेड।
इतना हम याद रखेंगे पोर्ट के बेसिक फीचर्स के बारे में। ऑब्वियसली केरला में है तो केरला में हमारा ये पोर्ट स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्या, इस पोर्ट की एक खासियत क्या है, एक स्पेशलिटी क्या है इस पोर्ट का, कि इसको ना नेचुरली 20 मीटर का एक डेप्थ मिल जाता है, नेचुरली इसको 20 मीटर का एक नेचुरल ड्राफ्ट मिल जाता है, जिसके वजह से जो ड्रेजिंग, सैंड निकालना, ड्रेजिंग करना, क्योंकि अगर सैंड बेड बढ़ता जाएगा तो जो बड़े बड़े शिप आते हैं ना उनको फिर पोर्ट तक आने में दिक्कत होगी, इसलिए ड्रेजिंग करना पड़ता है, बालू निकालना पड़ता है, सैंड निकालना पड़ता है पोर्ट के पास से। बट यहां पे वो नेचुरली पॉसिबल है 20 मीटर का, कि ड्रेजिंग करने की जरूरत कम पड़ेगी, जिसके वजह से कॉस्ट भी कम होगा और मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगा, तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया जा सकेगा, फंक्शनेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। एंड जहां तक हम आईआईटी मद्रास के रोल की बात कर रहे हैं, तो आईआईटी मद्रास का रोल यह है कि इंडिया का पहला एआई पावर्ड, एआई का यूज बढ़ते जा रहा है ना, इसको लेकर तुम प्रीलिम्स और मेंस दोनों जगह क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इंडिया का पहला एआई पावर्ड वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इस पोर्ट में अप्लाई किया जाएगा, इससे भी सेमी ऑटोमेशन फैसिलिटी आ रही है। उसके अलावा फुल्ली ऑटोमेटेड क्रेन्स लगे हैं, बट फुल्ली ऑटोमेटेड क्रेन्स के साथ साथ कुछ रिमोटली ऑपरेटेड या रिमोट से ऑपरेट किए जाने वाले शिप टू शोर क्रेन्स भी यूज किया जा रहा है। सो दोनों चीज यूज किया जाएगा, फुल्ली ऑटोमेटेड क्रेन्स भी, साथ ही साथ एआई का यूज भी, और एआई का यूज किया गया, फुल्ली ऑटोमेटेड क्रेन्स यूज किए गए, कुछ रिमोटली ऑपरेटेड क्रेन्स यूज किए गए। ओवरऑल जो शिप हमारा पोर्ट है वो पोर्ट सेमी ऑटोमेटेड बन गया। दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी, दैट इज द फंक्शनेबिलिटी। इस तरह करके जो तीनों स्टेटमेंट थे वो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं। इतना आपको याद रखना है विजिंघम पोर्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया के बारे में। इस क्वेश्चन से हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में सीखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट तुमसे बोल रहा है द ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा है, क्या यह मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है या कोई और मिनिस्ट्री है, तो ये चीज तो बिल्कुल जानना है, एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, वी विल चेक इट। दूसरा क्या, अंडर द स्कीम हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड ग्रीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ग्रीन बुलाया जाएगा ओनली इफ द नॉन बायोजेनिक जीएचजी या ग्रीन हाउस गैस इमिशन डू नॉट एक्सीड 2 kg ऑफ CO2 इक्विवेलेंट, कि 2 kg ऑफ CO2 इक्विवेलेंट से वो इंक्रीज नहीं करेगा, तभी उस हाइड्रोजन को जो कि इस इनिशिएटिव से निकल कर आने वाला है उसको ग्रीन बुलाया जाएगा। वी विल चेक द वैलिडिटी ऑफ दिस एज वेल। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर्स आर रिक्वायर्ड टू एंगेज accredited carbon verification agencies recognized by Bureau of Energy Efficiency for independent verification of emissions। ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ना, ये थर्ड स्टेटमेंट पढ़कर कॉमन सेंस से आप बोल सकते हो कि ये स्टेटमेंट सही होगा। क्यों? क्योंकि जो भी प्रोड्यूसर हैं, जो भी प्रोड्यूसर यूनिट्स होंगी, अगर वो अपने आप को ग्रीन हाइड्रोजन का प्रमोशन के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए एलिजिबल बनाना है, तो उनके पास जरूर कुछ ऐसे कार्बन वेरिफिकेशन एजेंसीज होने चाहिए जिन कार्बन वेरिफिकेशन एजेंसी को इंडिया के ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने खुद वेरीफाई किया है। अगर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी वेरीफाई नहीं करेगी तो फिर वैसे कार्बन वेरिफिकेशन एजेंसी की रिपोर्ट को नहीं माना जाएगा। दैट्स वाई वैसे कार्बन वेरिफिकेशन एजेंसी का सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा ग्रीन हाइड्रोजन के टैग लेने के लिए। अगर कोई एबीसी प्रोड्यूसर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना चाहता है तो थर्ड इज कंप्लीटली करेक्ट। बाकी फर्स्ट एंड सेकंड के लिए हम आते हैं। तो इस क्वेश्चन का रेलेवेंस अगेन, जैसे यहां पे स्क्रीनशॉट लगा है कि रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी श्री प्रहलाद जोशी लॉन्चेस ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम। तो एक आंसर तो मिल गया कि मिनिस्ट्री वाला जो पॉइंट था, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, वो बिल्कुल सही है। अब मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी अपने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंडर ये ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम लाती है। तो सबसे पहले समझने वाली बात क्या है, व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन? ये ग्रीन हाइड्रोजन है क्या? ये ग्रीन हाइड्रोजन मिनिस्ट्री के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का एक पार्ट है जो बोलता है कि इंडिया को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनना है। कब तक बनना है? 2047 तक। एंड नेट जीरो एनर्जी एफिशिएंसी अडॉप्ट करनी है। कब तक? 2070 तक। तो ये दोनों इंडिया के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का पार्ट है एंड दैट्स व्हाई हाइड्रोजन का यूज करना एज ए फ्यूल इन दोनों जो हमारे एम्बिशियस टारगेट्स हैं, जो हमारे एम्बिशियस गोल्स हैं, उनको अचीव करने में बिल्कुल हेल्प करेंगे। एंड सो फिर आगे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में क्या कि हमारा ग्रीन हाइड्रोजन कैन बी यूटिलाइज्ड
फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोरेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब ऐसा नहीं है कि ग्रीन हाइड्रोजन से जो एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगी, वो एनर्जी लॉन्ग ड्यूरेशन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए यूज की जाएगी। एंड दैट एनर्जी कैन बी यूज्ड टू रिप्लेस फॉसिल फ्यूल्स। अभी जो पेट्रोल डीजल या बाकी फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं उनको रिप्लेस करके, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, एविएशन में या मेरीन में या रोड ट्रांसपोर्टेशन में या पावर जनरेशन में, हर उन जगह पर ग्रीन हाइड्रोजन को यूज कर पाएंगे। तो जब ग्रीन हाइड्रोजन को यूज कर पा रहे हैं, देन ऑब्वियसली वी विल अचीव आवर टारगेट ऑफ नेट जीरो बाय 2070 एंड एनर्जी इंडिपेंडेंट बाय 2047। लेकिन इसके लिए पहले हमें ग्रीन हाइड्रोजन को टैप करने आना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज वर्किंग इन दिस डायरेक्शन। जहां तक ग्रीन हाइड्रोजन की बात है, तो हाइड्रोजन का जब एक्सट्रैक्शन किया जाता है गाइस, तो उससे तीन तरह के क्लासिफिकेशन बनते हैं। पहला क्या, ग्रे हाइड्रोजन। नाम से ही लग रहा है ग्रे हाइड्रोजन कि इसमें जो गैसेस इमिट होंगी वो गैसेस में CO2 का या बाकी ग्रीन हाउस गैसेस का जो प्रोपोर्शन है वो काफी ज्यादा रहेगा, इसलिए ग्रे बोला गया है। और जिसको ग्रीन बोला जाएगा वहां पे CO2 या ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कम रहेगा, वही है ग्रे हाइड्रोजन। इट इज प्रोड्यूस्ड वाया कोल और लिग्नाइट गैसिफिकेशन। अब जब कोल और लिग्नाइट गैसिफिकेशन यूज कर रहे हैं तो इसमें तो ग्रीन होने के चांसेस वैसे ही कम हो गए, इसलिए ग्रे हाइड्रोजन बुलाया गया। देन ब्लू हाइड्रोजन भी है। ब्लू हाइड्रोजन क्या, कि ब्लू हाइड्रोजन के केस में यह ट्राई किया जाता है कि कम से कम कार्बन एमिशन हो। कम से कम कार्बन एमिशन हो मतलब जितना कार्बन एमिशन ग्रे हाइड्रोजन में हुआ उससे कम कितना होगा, ब्लू हाइड्रोजन में होगा। एंड सबसे कम ग्रीन हाइड्रोजन में, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर किया जाता है। तो यहां पे ना तो कोल बर्न हो रहा है, ना किसी भी टाइप का लिग्नाइट कोल या कोई भी फॉसिल फ्यूल नहीं बर्न किया जा रहा है, वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से ग्रीन हाइड्रोजन कलेक्ट किया जाएगा। इवन इस इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा, दैट इलेक्ट्रिसिटी वुड आल्सो बी जनरेटेड बाय रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब पहले तो हम वाटर का यूज करेंगे और वाटर का यूज करके क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस से ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे, और उस इलेक्ट्रोलाइसिस के ड्यूरेशन में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी भी रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट होगी, एंड सो वी कैन कॉल इट ग्रीन हाइड्रोजन। इसलिए हम इसको ग्रीन हाइड्रोजन बुला सकते हैं। एक और कंडीशन ग्रीन हाइड्रोजन के लिए मेंशन कर दिया जाता है, दैट द हाइड्रोजन विच इज बीइंग जनरेटेड must emit not more than 2 kg of CO2 equivalent। 2 kg CO2 equivalent से ज्यादा नहीं emit करना चाहिए। यहाँ पे 2 kg CO2 equivalent से कम ही emit करेगा। सो ग्रीन हाइड्रोजन होने के सारे जितने भी चेक पॉइंट्स हैं उन सबको फुलफिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस ये भी काफी चर्चा में था, स्पेशली जो पहला स्टेटमेंट है कि द IPMDA और इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इज अ क्वाड लेड इनिशिएटिव। क्वाड की चर्चा आजकल काफी होती है। कौन कौन से नेशंस हैं क्वाड में, बताना। और इसके बाद ना, इस सेशन के बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ MCQ और अटैच कर दूंगा इसके ही एंड में, सो दैट आप प्रैक्टिस कर सके उसको। जो PDF आपके साथ अटैच होगा कमेंट सेक्शन में, देयर यू विल हैव फ्यू प्रैक्टिस MCQ करंट अफेयर्स बेस्ड। आप उसको पढ़कर आंसर कीजिएगा और कल मैं उसका आंसर तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा। क्वाड में कौन कौन से मेंबर हैं, कब क्वाड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये सारी चीजें तुम्हें मालूम होनी चाहिए। यू कैन ऑल्सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। The IPMDA is a quad-led initiative launched in 2022 to enhance maritime surveillance and counter dark shipping in the Indo-Pacific region। मतलब Indo-Pacific region में जो dark शिपिंग चलती है या ऐसी शिपिंग चलती है जो कि लीगली नहीं है, और दैट शिपिंग में बिकम थ्रेट टू एनी पर्टिकुलर नेशन और ह्यूमैनिटी, जिससे टेररिज्म प्रमोट हो सकता है, स्मगलिंग प्रमोट हो सकती है, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए क्वाड की एक इनिशिएटिव है। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। दूसरा स्टेटमेंट, द इनिशिएटिव फोकसेस एक्सक्लूसिवली ऑन द इंडियन ओशन रीजन। अब जब क्वाड नेशंस हैं तो सिर्फ इंडियन ओशन रीजन में अगर फोकस करेंगे तो फिर अमेरिका का कैसे यहाँ पर जो मोटिव है, अमेरिका भी अपने मेरीटाइम रीजन्स को, अपने कोस्ट्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है, वो कैसे फुलफिल होगा। इसलिए एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ इंडियन ओशन में नहीं है, पैसिफिक ओशन में है, और वो खुद उसके नाम में भी क्लियर है, इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। सो सेकंड स्टेटमेंट इस तरह से कॉमन सेंस से भी हम रॉन्ग कर सकते हैं। बाकी और हम देखते हैं IPMDA के लिए द हिंदू में एक बड़ा अच्छा आर्टिकल था, एंड दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट।
आईपीडीए में लॉन्च किया था क्वाड ने ड्यूरिंग द 2022 टोक्यो समिट। 2022 टोक्यो समिट के ड्यूरेशन में क्वाड के नेशंस आपको पता है, यहां पे नहीं भी देखोगे तो भी तुम्हें बताना है। 2022 के टोक्यो समिट में जब भी इस चीज को लॉन्च किया गया तो इसका पर्पस क्या था? टू इनहेंस मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को इंक्रीज करना, साथ ही साथ मॉनिटर करना डार्क शिपिंग वेसल्स को। डार्क शिपिंग वेसल्स ऐसे वेसल्स जो कि थ्रेट का काम करेंगे, जो ट्रैकिंग सिस्टम को डिसेबल कर सकते हैं, जो टेररिज्म को प्रमोट कर सकते हैं, जो स्मगलिंग को प्रमोट कर सकते हैं, उन सारी चीजों को रोकना, उन सारी चीजों पर ध्यान देने के लिए यह आईपीएमडीए इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। इट इज टारगेटेड फॉर 3 रीजन्स ऑब्वियसली, क्योंकि तीनों अलग अलग, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया इन्वॉल्व हैं, तो इंडियन ओशन रीजन तो बिल्कुल रहेगा ही, बट नॉट जस्ट इंडियन ओशन रीजन, साउथ ईस्ट एशिया एज वेल एज पैसिफिक आइलैंड्स, इन दोनों को भी, क्योंकि क्वाड के नेशंस, जो क्वाड के नेशंस हैं, इनका भी तो मोटिव फुलफिल होना चाहिए। दैट्स वाई पैसिफिक एंड साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडियन ओशन रीजन, ये इसका फोकस एरिया बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिपरी के एक रिपोर्ट पर बेस्ड है, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि एच पर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI सिपरी। वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट पे पहला क्या बोला है? ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन 2024 रीच्ड $2.46 ट्रिलियन with Europe and the Middle East recording the fastest increasing due to regional conflicts। फर्स्ट स्टेटमेंट कॉमन सेंस से सही करने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे ना मिलिट्री एक्सपेंडिचर इंक्रीज की बात हो रही है, जो कि इंक्रीज होती है स्पेशली यूरोप में और मिडिल ईस्ट में। तो मिडिल ईस्ट में अभी इजराइल और पैलेस्टाइन और इजराइल हमास और इजराइल ईरान ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और यूरोप में बात करें तो यूरोप रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के वजह से तो वैसे ही परेशान है, तो बिल्कुल यस, इंक्रीज मिलिट्री एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने के चांसेस हैं ही। सेकंड स्टेटमेंट, इंडिया वाज सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन 2024। अब ये स्टेटमेंट सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है ये थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव हो गया, एक्सट्रीम हो गया। हम भी, इंडिया को भी मिलिट्री में काफी एक्सपेंडिचर करना पड़ता है ड्यू टू आवर स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन साउथ ईस्ट एशिया। हमारे जो 2 प्यारे पड़ोसी हैं, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश के साथ भी काफी पोरस बॉर्डर है, बट फिर भी हम सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर नहीं है, एक्चुअली हम 5th लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर स्पेंडर है। सो एज पर दिस आर्टिकल हमारा ये क्वेश्चन रेलेवेंट है, और सिप्री का जो रिपोर्ट है, सिप्री का रिपोर्ट बिल्कुल इस चीज को सही बताता है कि यूरोप एंड मिडिल ईस्ट में ड्यू टू रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एंड इजराइल हमास या फिर इजराइल ईरान या इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के वजह से मिलिट्री एक्सपेंडिचर काफी हद तक बढ़ चुका है $2.46 ट्रिलियन से। इंडिया 5th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है, सबसे ज्यादा यूएसए है, यूएसए के बाद चाइना है, चाइना के बाद रसिया है, देन जर्मनी और फिर इंडिया। अगर हम एशिया में बात करें तो हम चाइना के बाद आ रहे हैं, बाकी यूएसए सबसे ऊपर, देन चाइना, देन फिर उसके बाद रसिया और फिर जर्मनी, एंड देन 5th नंबर पर इंडिया आता है। ये चीज याद रखिएगा, यहां से ये ट्रेंड याद रखिएगा कि एशिया में हम चाइना के बाद हैं, चाइना से पहले नहीं है। लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट, 5th क्वेश्चन अबाउट ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च डेवलपमेंट पार्टनरशिप। ये ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च डेवलपमेंट पार्टनरशिप से रिलेटेड है। तो पहला चीज क्या बोला जा रहा है? द ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च डेवलपमेंट पार्टनरशिप GARDP was established by the WHO and Drugs for Neglected Disease Initiative as part of the Global Action Plan on Antimicrobial Resistance। यहां से तो सबसे पहली चीज जो सिखाऊंगा मैं तुम्हें वो क्या है? एक्शन प्लान। सबसे पहली चीज जो मैं सिखाऊंगा वो क्या है? एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस, कि ये एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्या होता है, क्योंकि ये जो एक्शन प्लान है एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस का, तो पहले हम ये तो समझ लें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज ए फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन बेस्ड इन जेनेवा दैट फोकसेस ऑन प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स प्राइमरली फॉर लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। अब इसको ध्यान से पढ़ोगे ना तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन। एक्चुअली ये फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन नहीं होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन होता है, मतलब एक एनजीओ की तरह एक्ट करते हैं। क्योंकि अगर कोई फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन होगा तो फिर भला क्यों ही उसके ऊपर इतनी बातें होंगी। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग, फर्स्ट इज करेक्ट, और फर्स्ट के सिर्फ करेक्ट इनकरेक्ट से मतलब नहीं है, फर्स्ट में हमें सीखना है, क्योंकि ये रिपोर्ट्स अभी रिसेंटली द हिंदू ने पब्लिश किया था, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे ध्यान दो, ये चीज क्या लिखा है? ओनली 7% पेशेंट्स रिसीव्ड अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक फॉर ड्रग रेसिस्टेंट इन्फेक्शंस इन इंडिया।
सिर्फ 7.8 लगभग 8% पेशेंट ही एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक लेते हैं। बाकी लोग जो एंटीबायोटिक ले रहे हैं वो एंटीबायोटिक कई बार एप्रोप्रिएट भी नहीं होता है, एंड दैट्स वाई जो हमारे बॉडी में माइक्रोब्स हैं वो खुद रेसिस्टेंस डेवलप करने लगते हैं, जिससे कि बीमारी का इलाज करने में काफी दिक्कत होती है। इसी को एमआर बुलाया जाता है, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। जहां तक इस इनिशिएटिव की बात करें तो यस, ये हमारा जो ग्लोबल इनिशिएटिव है, दिस इज स्टार्टेड बाय WHO एंड ड्रग फॉर नेग्लेक्टेड डिजीज DNDi के बारे में। WHO एंड DNDi के बारे में तुम्हें थोड़ा पढ़ना चाहिए। WHO एंड DNDi क्या है, राइट? थोड़ा इसके बारे में देखिए, स्पेशली WHO तो न्यूज में रहता ही है। देन इनका मेन पर्पस है ग्लोबल एक्शन प्लान प्रिपेयर करना ऑन एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। अब ये एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्या है? यूजुअली जब सर्दी होती है, जुकाम होता है या फीवर होता है, डेवलपिंग नेशन में, स्पेशली हमारे जैसे नेशन इंडिया में, हम लोग दवा की दुकान पर जाते हैं और एक दवा खरीद कर खा लेते हैं। दवा की दुकान में वो जो मेडिसिन शॉप में जो बैठे हैं जेंटलमैन, दे नो लिटिल बिट अबाउट मेडिसिन बट नॉट कंप्लीटली। और मार्केट में इतनी टाइप की एंटीबायोटिक्स मिलती है, हमें भी जल्दी दवा खाकर ठीक होना होता है कि हम एक दिन में फटाक से ठीक हो जाए, हमारा नाक बहना बंद हो जाए, फीवर सही हो जाए, तो हम तरह तरह के एंटीबायोटिक ले लेते हैं। आज इस दवा दुकान से लिया, कल दूसरे से लिया, परसों तीसरे से लिया। बट इतने टाइप के एंटीबायोटिक्स खाने से क्या होगा ना, हमारे बॉडी के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं वो माइक्रोब्स खुद रेसिस्टेंस डेवलप करने लगते हैं कि इसके बाद से अब तुम उनको दवा खिलाओगे उनको असर ही नहीं होगा। एंड दैट इज एक्चुअली हैपनिंग इन डेवलपिंग नेशंस। इसके वजह से जैसे ये मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस, ये एक बड़ा कंसर्न है। MDR TB, पहले टीबी के पेशेंट्स को जो टीबी की मोस्ट पॉपुलर दवाई आती थी वो देने से टीबी ठीक हो जाता था। फिर देखा गया कि टीबी के जो पेशेंट्स हैं उनके बॉडी के अंदर खुद एक रेसिस्टेंस डेवलप हो गया है उस कॉमन मेडिसिन के लिए, एंड दैट्स वाई अब MDR TB का फॉर्म ले चुका है। या फिर मलेरिया जिस पैरासाइट से होता है वो ड्रग रेसिस्टेंस पैरासाइट, जो कि डेवलपिंग नेशन के लिए एक बड़ा कंसर्न बना हुआ है, क्योंकि डेवलपिंग नेशंस में मॉनसून सीजन में या मॉनसून सीजन के स्टार्ट होने के टाइम में मलेरिया जैसे डिजीज काफी होते हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस ड्रग रेसिस्टेंट थिंग इज अ कंसर्न। इसके वजह से इट बिकम वेरी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू ट्रीट द डिजीज, क्योंकि ये जितने भी माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजी है, पैरासाइट है, ये सब एक रेसिस्टेंस डेवलप कर लेंगे, तो किसी दवाई का असर ही नहीं पड़ेगा इनके ऊपर। दैट्स वाई अपनी दवा जब भी आप सर्दी जुकाम फीवर के लिए दवा ले रहे हैं तो सोच कर लीजिए, किसी अच्छे डॉक्टर से एक बार पूछ लीजिए और उसी दवा को लिया जाए। जल्दी ठीक होने के चक्कर में ऐसा नहीं कि हम इतने सारे मेडिसिन हमने ले लिया कि हमारे बॉडी में एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस डेवलप होने लग जाए। यूजुअली हो जाता है बट वी शुड अवॉइड इट। सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल वही कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से, क्वेश्चन में फॉर प्रॉफिट दिया हुआ था, दैट्स व्हाई दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन टास्क जो है लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज है, सो दैट लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को ग्लोबल हेल्थ नीड से रिलेटेड या पब्लिक हेल्थ नीड से रिलेटेड जो भी चीजें, एक्सेसिबल मेडिसिन होनी चाहिए, फैसिलिटीज होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, वो सब कुछ अवेलेबल हो सके। दैट इज द प्राइम पर्पस। तो दिस इज इट फॉर टुडेज प्री सिक्योर। कल हम लोग फिर से नए क्वेश्चंस के साथ प्री सिक्योर करेंगे। अभी मैं इस डॉक्यूमेंट में 2 MCQ तुम्हारे लिए और अटैच करके फिर शेयर कर दूंगा, ठीक है? सो कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।